Hello guys, welcome to the Nursing Wi-Fi Educators. We are discussing about the topic of pediatric NORCET RRB क्वेश्चन सीरीज जो कि हम रिलेटेड टू केवल बात करेंगे पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से। उसी में आप देखिएगा आपके पास जो पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर या पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ए नर्स इज टीचिंग पेरेंट हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट while caring for a 6 month old infant. What is ability should be emphasized about the patient motor development? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि पेरेंट्स जो है 6 मंथ एज के जो बच्चा है उसके लिए ऐसा क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या सावधानी बरती जाए जिस वजह से बच्चे के अंदर एक्सीडेंट ना हो। देखो तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड है उसमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है, रोल ओवर होता है, रोल ओवर। और डेट इज़ अ लीडिंग टू, ये चांस होता है किसको, इन्फेंट, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को इंक्रीज कर सकता है आपके पास कौन सा, रोल ओवर। क्योंकि रोल ओवर में क्या होता है, जब बच्चा लेटा हुआ होता है और बच्चा क्या टर्न कर जाता है किस पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में, सुपाइन में आने में उसको दिक्कत होती है, तो रोल ओवर की वजह से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने के चांसेस है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर बात करें जैसे एम्फेसाइज, नॉलेज बढ़ाने इस बारे में कि 6 मंथ बच्चे की ज़्यादा केयर यहाँ पर मदर एंड फादर को करना है। नेक्स्ट बात करें कि हम और माइलस्टोन्स की, तो देखिएगा यहाँ पर और भी माइलस्टोन्स होते हैं जैसे कि सिटिंग। सिटिंग में पहला आता है ट्राइपॉड सिटिंग। ट्राइपॉड सिटिंग में बेबी क्या करता है, ट्राइपॉड बना लेता है, अपने हाथों को अपने पैरों के बीच में रखता है, ऐसे बोलते हैं ट्राइपॉड सिटिंग। कब देखने को मिलता है, 6 मंथ्स। नेक्स्ट है आपके पास सिटिंग विद ओवन सपोर्ट। खुद के सपोर्ट के साथ विदाउट ट्राइपॉड सिटिंग, अपने हाथों के बीच में रखने के बिना बच्चा कब बैठना स्टार्ट करता है, 8 मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन से ग्रोथ डेवलपमेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पर कि बेबी क्राउलिंग करना कब स्टार्ट करता है। क्राउलिंग का मतलब होता है एब्डोमन ऑफ फ्रॉम द फ्लोर, एब्डोमन ऑफ फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, कब स्टार्ट करता है हमारे पास है, लगभग करता है 8 to 9 मंथ में क्राउलिंग स्टार्ट करता है। नेक्स्ट वन है स्टैंडिंग वाइल होल्डिंग ऑन फर्नीचर। इसको फर्नीचर होल्डिंग बोल सकते हो या बोल सकते हो स्टैंडिंग विद सपोर्ट, स्टैंडिंग विद सपोर्ट। ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन कब स्टार्ट होता है, स्टैंडिंग विद सपोर्ट जनरली हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो होता है 9 मंथ में, 9 मंथ। और आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर कि और क्या यहाँ पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हो सकते हैं इसके अलावा, तो देखिएगा अदर टाइप डेवलपमेंटल माइलस्टोन के अंदर हमारे पास हो सकता है जस्ट लाइक हम बात करें कि और क्या बनता है यहाँ पर, रन वेल अच्छे से दौड़ कब सकता है, 15 मंथ। रन वेल कब स्टार्ट होगा, 15 मंथ। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो यहाँ पर ही कि ट्राईसाइक्लिंग, ग्रोथ डेवलपमेंट वाले सारे, ये कितना, 3 इयर्स। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेवलपमेंटल। स्टैंडिंग स्टेयर्स, सीढ़ियों में 2.5 ईयर में चढ़ता है और डाउन स्टेयर 3 इयर्स में वापस उतरना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन थे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। A nurse is assessing the oral cavity of a 6-month-old infant. The parent asks which teeth will be erupt. How should the nurse respond? यहाँ पर यह है कि टीथ इरप्शंस के बारे में क्वेश्चन है कि टीथ इरप्शन जनरली पहले पूछा कि टीथ इरप्शन कब से स्टार्ट होता है, तो टीथ इरप्शन 6 मंथ से स्टार्ट होता है। पहला टीथ कौन सा आता है, अगर पहले टीथ की बात करें तो लोअर सेंट्रल इंसाइजर आता है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर। फर्स्ट टीथ जो इरप्शन होगा लोअर सेंट्रल इंसाइजर, उसके बाद 8 मंथ पे नेक्स्ट टीथ इरप्ट होता है, इसको बोलते हैं पहला हो गया लोअर सेंट्रल इंसाइजर, फिर अपर सेंट्रल इंसाइजर। 9 मंथ पे कौन सा होगा इनके अंदर से, 9 मंथ पे जो इरप्शंस होता है वो होता है अपर लेटरल इंसाइजर। नेक्स्ट 10 मंथ अब कौन सा वापस, लोअर लेटरल
इंसाइजर। तो ये टीथ इरप्शन की बात है कि इंसीजर टीथ कब कब इरप्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला। टीथ फॉर्मूला क्या है बच्चों के लिए? तो 2102। अब 2102 क्या है? तो 2 जो है किसके लिए? इंसाइजर टीथ के लिए इंक्लूड करते हैं। 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और मोलर 2। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। 2102 टोटल कितने टीथ हो जाते हैं? मिल्क टीथ की बात करें तो 20 टीथ्स होते हैं। कौन से वाले? मिल्क टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं 20 टीथ होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ही फर्स्ट परमानेंट टीथ इरप्शन। पहला परमानेंट टीथ कौन सा आता है? तो देखो 6 ईयर्स पे आता है। किस पे आता है? 6 ईयर्स। और कौन सा आता है? फर्स्ट अपर मोलर टीथ। फर्स्ट अपर मोलर टीथ यहाँ पर पहला इरप्शन टीथ आपके पास रहता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा यहाँ पर, ए न्यूबॉर्न इज एडमिटेड टू द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। एनआईसीयू के अंदर एडमिट है विद कोरोनल एट्रेसिया विच इज पार्ट ऑफ इम्पेयर्ड शुड बी नर्स असेस। नर्स कौन सा पार्ट असेस करेगी? पहला ऑप्शन है रेक्टम, सेकंड है नेजो फेरिंग्स, थर्ड वन है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लास्ट वन है लैरिंगो फेरिंग्स। तो देखो होता क्या है, पहले बात तो एनआईसीयू की बात करते हैं। एनआईसीयू जो है टेम्परेचर मेंटेन रखना है 26 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आता है हमारे पास नेक्स्ट वन कि कोरोनल एट्रेसिया, एट्रेसिया का मतलब होता है ब्लाइंड ओपनिंग। ब्लाइंड ओपनिंग या क्लोज्ड ओपनिंग ऑफ बैक पासेज ऑफ नोज। नोज का जो पिछला हिस्सा है वो क्या है? यहाँ पर बंद है, उसे बोलते हैं यहाँ पर कॉर्नल एट्रेसिया। देखिएगा आप बात कर रहे हैं विच इज पार्ट ऑफ इन्फेंट बॉडी शुड बी नर्स असेस। कौन सा पार्ट यहाँ पर नर्स असेस करेगी? तो नर्स असेस करेगी नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स को असेस करेगी। जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कहाँ होता है? पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स में। पोस्टीरियर नोस्ट्रिल्स क्या है? यहाँ पर क्लोज्ड है, मतलब माउथ के अंदर ओपनिंग नहीं है नोज की। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होता है जब बच्चा क्या होता है? स्लीपिंग केस में होता है। जब स्लीपिंग कंडीशन में होता है तो उसके अंदर देखने को मिलता है साइनोसिस, क्योंकि माउथ भी क्लोज और नोज भी क्लोज। तो जनरली स्लीपिंग टाइम पे इन बेबीज के अंदर क्या देखने को मिलता है? साइनोसिस देखने को मिलता है। ये आया था आपका क्वेश्चन रायपुर एम्स के अंदर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था ये भी उस टाइम। देखिएगा आगे देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। व्हाट इज द नर्स priority interventions when preparing for a admission of a child with acute laryngotracheobronchitis। तो देखिएगा सबसे पहले बात कि जो हमारे पास डिजीज कंडीशन है एक्यूट लैरिंगोट्रंकोब्रोंकाइटिस, एक इमरजेंसी कंडीशंस होती है। इसके 4 डिजीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। पहले होती है एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट वन है लैरिंजाइटिस, फिर यहाँ पे ट्रेकाइटिस और फोर्थ वन है लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। ये सारे डिजीज यहाँ पर इंक्लूड होती है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी लास्ट वन डिजीज की, एक्यूट लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन डिजीज कंडीशन है ये पूछा गया यहाँ पर, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन when preparing for a admission of a child with acute laryngobronchitis। एक बच्चा है जो acute laryngobronchitis के साथ है, laryngobronchitis के साथ है, तो नर्स जब प्रिपरेशन कर रही है एडमिशन का तो क्या ध्यान में रखेगी? पेड द साइड रेल्स ऑफ द क्रिब के साइड रेल्स को अप करेगी, अरेंज फॉर ए क्वाइट एंड कूल एनवायरनमेंट अरेंज करेगी, प्लेस द ट्रेकेस्टोमी सेट एट द बेड साइड, सॉरी,
ऑप्टेन इंक्लाइन सो द पेशेंट कैन स्टे। तो देखिएगा जो मेन फंक्शंस या मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पर एयरवे सिक्योर करना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, बेड साइड ट्रेकेस्टोमी सेट रखते हैं विद सक्शन मशीन। ठीक है, ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन के जैसे होता है जिसके अंदर पैरा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया आदि यहाँ पर मोस्टली इन्हीं की वजह से होता है। लो ग्रेड फीवर आता है, रेस्पिरेटरी विजिंग देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है इसके अंदर। एक्यूट लेरिंगो ट्रेकोब्रोंकाइटिस, ऐसे बच्चे जिनके अंदर एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो बेड साइड हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेड साइड क्या करके रखते हैं यहाँ पर, ट्रेकोस्टोमी सेट या इंट्यूबेशन सेट अरेंज करके यहाँ पर हम रखते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास यहाँ पर प्लेस द ट्रेकोस्टोमी सेट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5। एन इन्फेंट एडमिट टू द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU विद एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर, व्हाट इज कवरिंग शुड द नर्स यूज द प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड एरिया। एक बच्चा एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर के साथ, ठीक है, NICU के अंदर उसका जो आउटर ब्लैडर है बाहर की ओर विजिबल है, तो हम क्या उसके ऊपर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है लूज डायपर लगाएंगे, ठीक है, ड्राई गोज ऑफ ड्रेसिंग, नेक्स्ट है मॉइस्ट ड्रेसिंग या पेट्रोलियम जेली। तो जनरली देखो एक्स्ट्रोपी ब्लैडर का मतलब क्या है कि आउटसाइड एक्सपोजर बाहर की ओर दिखाई दे रही है, आपका इसके ऊपर स्किन का कवरिंग नहीं है। तो ऐसे कोई भी केस जहाँ पर बॉडी कैविटी से बाहर की ओर कोई भी ऑर्गन विजिबल है, ठीक है, किसी सेक के अंदर है, तो उसको क्या करते हैं हम, मॉइस्ट स्ट्राइल NS गोज पीस से कवर कर देते हैं ताकि क्या ना हो, इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन ना हो। और कौन कौन से केस हो सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर माइलो मेनिंजियो सील हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मॉइस्ट स्ट्राइल ड्रेसिंग से कवर कर देते हैं। आया समझ में, चलिएगा नेक्स्ट वन है आपके पास, द नर्स ऑब्जर्व डेट ए 3 years old child in a crib has a clamped jaw and is having a tonic clonic seizure, what is the priority nursing responsibility at this time। एक बच्चा है जिसको टोनिक क्लोनिक सीजर्स आए हुए हैं, ठीक है, जो उसने क्लेम्ड कर रखा है, तो आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हम बात करें प्रायोरिटीज़ की, तो यहाँ पर दे रखा है अप्लाई रिस्ट्रेन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द सेल्फ इंजुरीज, इंसर्ट प्लास्टिक एयरवे ऑफ द माउथ। तो यहाँ पर सीजर के केस में सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो क्या करना है, प्रोटेक्ट द चाइल्ड से इंजरी, बच्चा गिर ना जाए, इसका हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आंसर तो होगा करेक्ट सी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द सेल्फ इंजुरीज। जब हमने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है चाइल्ड के साथ, अगर हम बात करें सक्शनिंग, अगर उसका एयरवे ओपन है तो क्या करना है, सक्शन करना है। सक्शन करने के बाद ऑक्सीजन देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मिडजोलाम, मिडाज, उसको ड्रग के रूप में देना है। और क्या करना है, स्टार्ट लोडिंग डोज ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। और जनरली क्या देते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर लेवरसिटाम या लेवरसिटामिन ये ड्रग दी जाती है। रूट क्या होता है, रूट की बात करें IV रूट।
तो सबसे पहले सीजर्स है, तो सीजर्स के अंदर देखिएगा आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सीजर के अंदर वो बनता है आपका सेफ्टी का, कि आप सेफ्टी का ध्यान रखें, फर्स्ट वन। देन एयरवे के अंदर अगर कुछ सिक्रेशन है तो एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ करें, या पोजीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो उसको वन साइडेड टर्न भी करवा सकते हो। देन द ऑक्सीजन, फिर आपको ऑक्सीजन देना है। फिर यहाँ पर सडन जो अभी टोनिक क्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अगर एक्टिव सीजर है तो मिडास देना है। फिर आपको क्या देना है वहाँ पर लेवरसिटामिन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है वो क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो इस मेथड में हमें क्या करना है, वहाँ पर ध्यान रखना है कि सीजर मैनेजमेंट ऐसे हमें करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम बात करें 7 क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट शुड नर्स केयर फॉर इन्फेंट आफ्टर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए क्लेफ्ट लिप इंक्लूड। एक जो क्लेफ्ट लिप का बच्चा है, जो कटा हुआ लिप्स होता है क्लेफ्ट लिप या काइलोस्केसिस जिसको बोलते हैं, उसका बच्चा है, हमने उसकी सर्जरी करी और सर्जरी के बाद हमें क्या क्या ध्यान रखना है। प्रिवेंट द क्राइंग, प्लेसिंग इन द सेमी फॉलो पोजिशन, कीप NPO 1 डे आफ्टर सर्जरी, फीडिंग विद ए स्पून आफ्टर 2 डेज। तो देखो मेन प्रायोरिटी है सूचर, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, सूचरिंग कर दिया गया है लिप्स के ऊपर। इफ द चाइल्ड इज क्राइंग, इफ द चाइल्ड इज क्राइंग तो क्या होगा, प्रेशर ऑन सूचर लाइन, और सूचर लाइन क्या होगी, टूटेगी, और क्या होगा, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशन के से क्या हो सकता है, एस्पिरेशन। तो एयरवे को सिक्योर करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या चला गया यहाँ पर, प्रिवेंट द क्राइम। जनरली सर्जरी कब की जाती है, 3 to 6 मंथ, और जो इसका क्राइटेरिया है वो क्या है, वाह, डेट मीन्स वेट कितना, 10 पॉइंट्स होना चाहिए, सॉरी HB कितना होना, 10 ग्राम होना चाहिए, और एज कितना होना चाहिए, 10 वीक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो किया जाता है किसके लिए, सर्जिकल रिपेयर ऑफ द क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से हमारे पास, व्हाट शुड ए नर्स यूज टू फीड एन इन्फेंट बोर्न विद यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। एक बच्चा क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा हुआ है तो उसके लिए क्या फीडिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लास्टिक स्पून लिखा है, जैसे क्रॉस कट निपिल, नेक्स्ट है पेरेंट्रल इन्फ्यूजन और रबर टिप स्पून। देखो प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज कट लग सकता है, क्रॉस कट निपल भी यूज़ नहीं करते, उसका बोर बड़ा होता है, इस वजह से उसको एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। पेरेंट्रल इन्फ्यूजन पे भी नहीं रख सकते बच्चों क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चा सिक नहीं है। तो जनरली रबर स्पून यहाँ पर यूज़ करते हैं। या क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको, रबर कप, स्पून, पैलेट स्पून, ठीक है, पैलेट स्पून, या फिर यहाँ पर ESSR टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं पर बिफोर यूज़ करते हैं जनरली। तो ट्यूब फीडिंग नहीं कराते हैं क्योंकि वहाँ पर सूचर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो जनरली रबर स्पून फीड या कटर स्पून फीड भी कराते हैं, केस फीड। पर ज़्यादा बेटर है आप क्या करा रहे हो, पैलेट स्पून या रबर स्पून फीड कराइए ताकि बेबी के अंदर एस्पिरेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारे पास रबर टिप सिरिंज या रबर स्पून, या एक सिरिंज भी आज बोलते हैं एसेप्टो सिरिंज, इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, एसेप्टो सिरिंज भी यूज़ करते हैं, एसेप्टो सिरिंज। नेक्स्ट देखिएगा, आप नेक्स्ट बात करते हैं, ए इन्फेंट, ए 1 month old infant admit to pediatric unit with a tentative diagnosis of the Herpes disease echo. What is procedure does the nurse expect to be confirm the diagnosis? Herpes disease को कंफर्म करने के लिए क्या डायग्नोसिस करते हैं, पहले कोलोनोस्कोपी करते हैं, रेक्टल बायोप्सी करते हैं, मल्टीपल सेलाइन एनिमास देते हैं, फाइब्रो ऑप्टिक देते हैं। देखो जो हमारे पास कंजेनाइटल मेगाकोलोन जो प्रॉब्लम है मोस्टली कहाँ होता है, रेक्टल के अपर पार्ट में, रेक्टल के अपर पार्ट में, या बोल सकते हैं सिग्मोइड को, रेक्टो सिग्मोइड कोलन मोस्ट कॉमन साइट। मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, रेक्टो सिग्मोइड कोलन। अब हम इसमें कौन सा डायग्नोसिस करते हैं, तो मोस्ट कन्फर्मली आप कोलोनोस्कोपी करोगे तो पता नहीं लगेगा कि और भी ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, यहाँ पर करते हैं रेक्टल बायोप्सी।
जिसको पिंच बायोप्सी भी बोलते हैं, पिंच बायोप्सी भी बोलते हैं। करते क्या है, इसके अंदर क्या मिलेगी फाइंडिंग हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ नर्व फाइबर या गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, फाइबर्स। जनरली होता क्या है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाने के लिए हमें गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर का रिक्वायरमेंट होता है, और जनरली जो गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर बनते हैं वो बनते हैं 5 to 8 वीक्स ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस, जब चलता है उस टाइम। अगर नहीं बन पाते हैं तो उस एरिया में गैंग्लियोनिक एब्सेंट होने से पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होते हैं, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होने के वहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। और जो रेक्टम है उसके अपर पार्ट में, रेक्टोसिग्मोइड कोलोन, उसके अपर पार्ट में क्या हो जाएगा, स्टूल कलेक्शन हो जाएगा, और कोलोन कैसा आ जाएगा, बहुत बड़ा, जिसे बोलते हैं मेगा कोलोन। तो ये था यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 9। नेक्स्ट देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास, when is the most appropriate time for the nurse to plan the chest percussion and postural drainage of toddler cystic fibrosis। देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर CFTR जो जीन है वो अबनॉर्मल होता है, इस वजह से म्यूकस कलेक्शन होता है किसके अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, और जितनी भी ओपनिंग्स क्या हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है, और बॉडी के अंदर म्यूकस जमा हो जाता है। तो ऐसा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है, और मोस्ट कॉमन डेथ भी रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ही होती है। तो कुछ क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रहा है कि हमें क्या करना है चेस्ट परकशंस के लिए, यहाँ पर आफ्टर सक्शनिंग करना है, बिफोर एरोसल थेरेपी देना है, 1 आवर बिफोर मील्स या 15 मिनट आफ्टर मील्स। तो जनरली देखो क्या क्या होता है सीक्वेंस कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ब्रोंको डायलेटर देना है, ब्रोंको डायलेटर्स देना है, जिसके अंदर साल्ब्यूटामोल या एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट परकशन करना है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी या कपिंग मेथड, जनरली कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कपिंग मेथड यूज़ करने से पहले ये स्टेटस पता लगाना है कि बेबी ने खाना खाया या नहीं खाया। तो जनरली बिफोर मील, खाना खाने के बाद वॉमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एस्पिरेशन कर सकता है। तो हमें क्या करना है, कम से कम 1 आवर बिफोर क्या देना है, CPT चेस्ट फिजियोथेरेपी यहाँ पर देना है। राइट आंसर होगा यहाँ पर कि 1 आवर बिफोर द सेलेब। एरोसेल क्या होना है, एरोसोल आफ्टर होता कि पहले हमें क्या देंगे, साल्ब्यूटामोल, उसके बाद देंगे, इसलिए गलत है। आफ्टर सक्शनिंग भी नहीं करते, ठीक है, और 15 मिनट आफ्टर मील्स भी नहीं करते। जनरली 2 to 3 आवर्स, अगर मील्स की बात की जाए तो 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील क्या करते हैं, यहाँ पर चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स के साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के।